हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी 100 नंबर आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों का हिंदी में बिल्कुल पक्का होने वाला है। ये पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा। 22 फरवरी 2024 में आपका पेपर होने वाला है। 22 फरवरी को 101% यही सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के एग्जाम की दृष्टि से। 100 नंबर आज की इस वीडियो को देख लो, बिल्कुल पक्का मैं कर दूंगा। सभी प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। जिनको भी स्टूडेंट को, यानी जिन भी विद्यार्थी को 100 में से 99 नंबर लेकर आना है हिंदी में, आज की इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लें, उनका 100 में से 99 बिल्कुल पक्का है। क्योंकि हमें क्या है, पेपर में गर्दा उड़ा देना है। इस बार 22 फरवरी को आपका पेपर है और 22 फरवरी को आप लोगों को क्या करना है, गर्दा उड़ा देना है हिंदी में। समय हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा जब कॉपी की शुरुआत होती है, जब पेपर दिया जाता है, तो वहाँ पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हमें मिलते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। सबसे फर्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। ए आपका राजा लक्ष्मण सिंह, वी इंसा अल्लाह खां, या सी लल्लू लाल, या डी सदल मिश्र। तो इनमें से जो पहला प्रश्न है, इनमें से सदल मिश्र हो जाएंगे नासिकेतोपाख्यान के लेखक। समझ में आ गया। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार कर लेना है स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट इस बार साहित्यिक हिंदी का 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, रजग रंजन के रचनाकार कौन है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का आपका डी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। आपके बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 10 को हम बताएंगे और इम्पॉर्टेंट है। और हम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल करा रहे हैं, यानी सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, छायावादोत्तर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, छायावादोत्तर युग के लेखक कौन है। ए आपका हो जाएगा श्याम सुंदर दास, वी वासुदेव शरण अग्रवाल जी, सी वियोगी हरि, या डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो छायावादोत्तर युग के जो लेखक हैं स्टूडेंट, आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वियोगी होरी हो जाएंगे। जो वियोगी हरि जी हैं, यही छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास को रेक, यहाँ पर देखिए रेक आख्यान भी कहते हैं। तो वो आपका अनाम दास का पोथा हो जाएगा। चौथे का ए विकल्प जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। ए आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, वी सरदार पूर्ण सिंह, सी हरिशंकर परसाई, या राम वृक्ष बेनीपुर। तो इनमें से हरिशंकर परसाई हो जाएगा, जो कि निंदा रस, आपका निंदा रस का गद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो तैयार कर लीजिए, वैसे मैं तैयार कराता रहता हूँ और आप लोग भी तैयार कर लीजिए। 6 नंबर देखिए, अष्टछाप के कवि नहीं है। कौन कवि हैं जो अष्टछाप के नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो अष्टछाप के कवि नहीं है वो भिखारी दास जी हो जाएंगे, जो कि रीतकाल के कवि हैं, अष्टछाप के नहीं है। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में फीड कर लीजिए। आप लोग हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, सारे क्वेश्चन आपको आता होगा। नहीं आता है तो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप जाकर क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो 7 नंबर का डी हो जाएगा, मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता। जो मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता है, ये आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। जो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है ये कौन सी है, तो वो आपका हो जाएगा सी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई कविता युग के कवि कौन है। नई कविता युग के कवि कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे, जो कि नई कविता युग के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर,
यहाँ पर देखिए, प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। जो आपका प्रिय प्रवास महाकाव्य है ये किस भाषा में लिखा गया है ये आप लोगों को बताना है। अवधी में लिखा गया है, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में या फारसी में। तो 10 नंबर का सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी खड़ी बोली में लिखा गया है जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 10 नंबर का ये भी पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे आप लोगों को हल करना है। जो इससे जुड़े 5 प्रश्न होते हैं इसका आंसर कैसे देना है ये आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये गद्यांश दिया हुआ है और इसी गद्यांश से जुड़े ये 5 आपके प्रश्न हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 प्रश्न हैं और इन्हीं 5 प्रश्न का हमें क्या देना है, उत्तर देना है। तब जाकर हमें एक प्रश्न का 2 नंबर दिया जाएगा। तो 5 और 19 10, यानी 10 नंबर का एक हमारा गद्यांश होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ेंगे तभी आपको क्या है गद्यांश को हल कर पाएंगे। जिन भी विद्यार्थी को गद्यांश नहीं हल करना आता आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और 22 जो तारीख यानी 22 जो फरवरी आपका डेट है, हिंदी का पेपर होने वाला है, इसी दिन आप लोग ये सारी चीज़ों को कीजिएगा, गद्यांश को हल कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ हमें करना क्या है, 5 प्रश्न का उत्तर देना है, फालतू के कुछ भी हमें नहीं करना है। यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सबसे पहले करना क्या है हमें, जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता है, काफ़ी विद्यार्थी को नहीं पता चलता, तो उसके लिए करेंगे क्या, वो सबसे पहले पढ़ेंगे। मैं पढ़कर दिखा देता हूं। देखिए भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का परिवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में ये जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा के पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग, यहाँ पर देखिए, नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। सुंदरियों के, यहाँ पर देखिए, सुंदरियों के आसीजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। यानी आपको पता चल गया है, नहीं पता चल गया तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, फूल। यहाँ पर देखिए फूल दिया हुआ है, नववधू, फिर अशोक भी यहाँ पर दिया होगा, समझ में आ गया। तो यानी जो ये चैप्टर का नाम है अशोक के फूल से लिया गया है, समझ में आ गया। अशोक के फूल से यहाँ पे देखिए पुष्प का नाम दिया है, तो अशोक के फूल से लिया गया है। और इसके जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, समझ में आ गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने पढ़ लिया, यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी हमें क्या लिखना है, जैसा कि हमें पता चल गया कि अशोक के फूल चैप्टर का नाम है, लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमें इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है बेसिकली। तो चलिए देखते हैं संदर्भ कैसे लिखना है कॉपी में, ये हम आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पर देखिए संदर्भ हम इसी में आप लोगों को लिखना दिखाएंगे, कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 तरीका होता है मेजरली, जैसा कि हमने एक कॉपी वाली वीडियोज में भी बताया है। एक होता है कि पाठ का नाम आप, यानी पाठ का नाम लिख दो डायरेक्ट, आप क्या है पाठ का नाम लिख दो अशोक का फूल, और एक आप क्या लिख दो लेखक का नाम, फिर यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दो। तो वहाँ पर भी आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। और एक दूसरा तरीका होता है जैसे कि मैं अपनाता हूँ, ये देखिए प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी यहाँ पर देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के, यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्लैक पेन का यूज करना, के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात
हिंदी के सुव्याख्यात या निबंधकार भी कह सकते हैं, सुव्याख्यात निबंधकार। सुव्याख्यात निबंधकार। अब यहाँ पर हमें क्या लिख देना, लेखक का नाम लिख देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको कॉमा के अंदर आप करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। अब यहाँ पर क्या लिख देना है भैया, हमें चैप्टर का नाम लिख देना है, द्वारा लिखित। ये देखिए, द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित से अवतरित है। अशोक का फूल यहाँ पर हमें क्या कर देना है, यानी जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट लगे वहाँ पर आपको क्या कर देना है, ब्लैक पेन से लिख देना है अशोक के फूल। ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर का फोकस जाए और भैया आपको नंबर देकर आगे बढ़ जाए, वो फालतू चीज़ों को ना देखें। तो अशोक के फूल नामक, फालतू का चीज़ कहने का अर्थ है यानी काट पीट न देखे, गंदगी ना देखे, राइटिंग ना देखे ज़्यादा आपकी। मान लीजिए राइटिंग आपकी अच्छे नहीं है, ठीक ठाक लिख पाते हैं, तब भी वो नंबर देकर आगे बढ़ जाए। निबंध से अवतरित है, अवतरित है। देखिए, ये हमारा संदर्भ हो गया। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुव्याख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। यहाँ पर हमें 2 नंबर दे दीजिएगा, एग्जामिनर जो है हमें 2 नंबर दे देगा, क्योंकि हमने ये जो गद्यांश है, 2 गद्यांश दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को हमने कर दिया है। यहाँ पर आपको संकेत भी डालना चाहे तो संकेत डाल दीजिएगा। वैसे आप हमारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसीलिए मैंने बताया नहीं संकेत। संकेत का मतलब है यानी जो आगे का 2 वर्ड है ये उठाकर, यानी जैसे भारतीय साहित्य लिखा है तो यहाँ पर भारतीय साहित्य लिख दीजिएगा, फिर डॉट डॉट करके लास्ट का जो 2 वर्ड है, यानी एग्जामिनर को इससे ये पता चल जाए कि बच्चे ने ये वाला गद्यांश को हल किया है, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा। आपका ये संकेत हो गया। संदर्भ ऐसे ही लिखना है, आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। समझ में आ गया? ऐसे ही आप लोगों को संदर्भ को लिखना है। अब देखिए, जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखा खींची हुई है, ये देखिए कि भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में ये जिस शोभा और सुकुमार, यहाँ पर देखिए शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहाँ था। यानी यहाँ पर हमें क्या है, शोभा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यानी भारतीय साहित्य से लेकर यहाँ तक हमें इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ये देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या में करना है। यहाँ पर भी हमें 2 नंबर दिया जाएगा जब हम इसका पूरा यानी आंसर दे देंगे। तो देखिए, हमने पहले से करके लेकर आया था ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, टाइम आपका बचे, और आप लोगों को भी ऐसा ही करना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा आप प्रश्न उत्तर डाल दीजिएगा, यानी दूसरा प्रश्न डाल दीजिएगा इस तरह से हेडिंग। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्यिक वाङ्मय, यहाँ पे देखिए वाङ्मय और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति के सादृश्य है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को, कालिदास जी ने अपने काव्य में इस पुष्प को क्या सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में ये पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती, यहाँ पर देखिए वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता। तो यही है भैया रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसा देख सकते हैं, थोड़ा बड़ी में इसका गद्यांश दिया हुआ था तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको थोड़े बड़े में करना पड़ेगा। और अशोक का फूल जो चैप्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। इस चैप्टर का आपके बोर्ड एग्जाम में जो होता है गद्यांश, इस चैप्टर के काफ़ी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर क्लास 12 हिंदी में। उसके बाद में देखिए 2 प्रश्न आपका कंपलसरी होता है, जैसा कि हमने बताया हर एक वीडियोज में मैं बताता हूँ गद्यांश और पद्यांश का क्या है, पाठ और लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। चाहिए आपका पद्यांश हो या श्लोक, पद्यांश हो या गद्यांश हो, दोनों में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। यानी जो अशोक का पुष्प है ये कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आंसर देखिए,
ये देखिए, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न देखिए, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया? यानी जो अशोक का पुष्प है कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया? तो इसका आंसर देखिए, अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनतों की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? यहाँ पर देखिए, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पांचों प्रश्न का आंसर दे दिया है और राइटिंग में लिखेगा। देख सकते हैं राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी है, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी है, काम चलाऊँ। समझ में आ गया? यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ही आप लोगों को हल करना है गद्यांश को। सबसे बेस्ट तरीका हमने बताया, जो अशोक का फुल चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। इसके सभी गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा आ जाता है, महत्वपूर्ण पद्यांश आ चुका है। जिस तरह से गद्यांश में आपका 10 नंबर का पूछा जाता है, सेम इसी प्रकार से पद्यांश भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है। तो पद्यांश को भी हम हल करने का आज की इस वीडियो में आपको तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को हल करना है। पद्यांश के भी तरीके अलग होते हैं और ये भी 5 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जिस तरह से गद्यांश में होता है प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, सेम इसी प्रकार से आपका ये पद्यांश भी है। जब आप एक प्रश्न का उत्तर देंगे तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हीं पाँचों प्रश्न के थ्रू हमें इस पद्यांश को हल करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इस पद्यांश को पढ़ लेंगे। और मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ। श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम है और इसके जो कवि हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पर देखिए, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का कैसा ये वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। यानी तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का कैसा है वेग, और आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। तो इसके बारे में हमारा यानी पद्यांश हमने पढ़ लिया। मान लीजिए चैप्टर का नाम पता नहीं पर चलता, तो आप क्या पूरे पद्यांश को जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाएगा। और जब आप पढ़े रहेंगे पद्यांश को, चैप्टर का नाम आपको याद होगा, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखिए, हमें ये 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, बाकी का हमें कुछ भी नहीं करना है। जब हम 5 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब हमें एग्जामिनर एक प्रश्न पर 2 नंबर देगा। तो यानी पांचों प्रश्न का 10 नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का क्या नाम है? श्रद्धा मनु। कवि का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद जी। यहाँ पर हमें क्या लिख देना है? संदर्भ। क्या लिखना है स्टूडेंट? संदर्भ लिखना है। तो चलिए संदर्भ लिख देते हैं। कैसे लिखना है आप लोगों को मैं ये दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ? एक प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है? संदर्भ। इस तरह से ब्लैक स्केच से लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। और देखिए, आप लोग क्या है संकेत भी डाल लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में हमने काफ़ी बार संकेत बताया कि कैसे आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में आपके 2 गद्यांश 2 पद्यांश दिए जाते हैं, तो आपको किन्हीं एक को करना है जिनमें आपको 10 नंबर एग्जामिनर देगा। तो आप लोग संकेत डाल दीजिएगा, हमने काफ़ी बार बताया है। यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट संदर्भ की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ कैसे लिखना है हम इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर देखिए संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश, देखिए प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश यहाँ पर हमें क्या लिख देना है? कवि का नाम लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद, श्री, यहाँ पर देखिए जयशंकर, कॉमा के अंदर करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। श्री जयशंकर प्रसाद की कामायनी, की कामायनी, यहाँ पर हमें लिख देना है कामायनी। समझ में आ गया? कॉमा के अंदर लिख देंगे कामायनी। महाकाव्य हमारी पाठ्य पुस्तक, महाकाव्य, महाकाव्य हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के
काव्य भाग, जैसा कि वहाँ पर गद्य भाग होता था, सेम इसी प्रकार से काव्य भाग हो जाएगा। काव्य भाग में संकलित, जहाँ पर लगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। के संकलित, के यानी भाग में संकलित, संकलित श्रद्धा मनु, यानी चैप्टर का नाम लिख देना हमें यहाँ पर, श्रद्धा मनु, जो कि जयशंकर प्रसाद का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है और बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर की काफ़ी पद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में। शीर्षक कविता से, ये कविता है आपका, शीर्षक कविता से उद्धृत है या अवतरित है, से, यहाँ पर देखिए उद्धृत लिख देंगे हम। ये देखिए हमारा संदर्भ हो चुका है, यानी पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाता है, यानी यहाँ पर हमने बता दिया है। संदर्भ में है कि प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर देखिए हमने ये वाला सिंबल लिख दिया है, तो ये आप मत समझिएगा, ये वाला समझिएगा। देखिए हाँ, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। हमने संदर्भ लिख दिया, यानी जो प्रश्न हमारा पूछा गया था हमने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ये दिखा दूँ मैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा जो प्रश्न पूछा गया था कि कविता का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। जब आपने इतना लिख दिया, मान लीजिए किसी कारणवश आप 5 प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, 4 का दे पाते हैं, तब भी 8 नंबर आपका फिक्स है। ये नहीं कि आप एक ही प्रश्न का उत्तर मत दीजिए, नहीं, किसी भी प्रश्न का उत्तर मान लीजिए आपने 3 किया, 2 नहीं किया, तब भी आपका 6 नंबर फिक्स है। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, ये कन्फर्म रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन खींची हुई कि तपस्वी क्यों हो इतने कलांत। तो कवि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो कहना क्या चाहते हैं इस कविता के बारे में, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमने रेखांकित अंश की पहले करके लेकर आया था ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना जाए, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आप लोगों को पद्यांश को हल करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखिए इस कविता मनु को देखकर कहती है, इस कविता में श्रद्धा मनु को देखकर कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने थके हुए, उदास व निराश क्यों हो। यानी यही हमारा सार है कि तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, यानी इतने निराश और थके हुए या उदास क्यों हो। यही हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। छोटा है लेकिन 2 नंबर देकर जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 2 भी प्रश्न हो गया, इसमें भी हमारा 2 नंबर कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न कि इसमें तपस्वी किसके लिए कहा गया है, यानी जो इसमें तपस्वी है ये किसके लिए कहा गया है, तो भैया श्रद्धा जी के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इस पद्यांश में श्रद्धा द्वारा तपस्वी शब्द मनु के लिए कहा गया है। कौन है, श्रद्धा के द्वारा मनु के लिए तपस्वी शब्द कहा गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये उद्बोधन किसके लिए व्यक्त किया गया है। ये जो उद्बोधन है ये किसके लिए व्यक्त किया गया है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये उद्बोधन श्रद्धा द्वारा मनु के लिए व्यक्त किया गया, यानी एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें क्या थोड़ा चेंजेस हो गया है। यहाँ पर उद्बोधन आ गया, बाकी का सारा सेम टू सेम है, यानी श्रद्धा के द्वारा किसको कहा जा रहा है, मनु को कहा जा रहा है। उसके बाद में देखिए हमारा 5वां प्रश्न, हताश और क्लांत शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न, हताश शब्द का अर्थ है आशा रहित और कालांत का शब्द का अर्थ है थका हुआ, दुखी या मुरझाया हुआ। समझ में आ गया। ऐसे ही आप लोगों को स्टूडेंट पद्यांश को हल करना है। कोई भी डाउट हो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर लीजिए आईडी को। और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं फ्री में PDF प्रोवाइड कराते रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी आप लोगों के डाउट है तो पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ डाउट, फालतू चीज़ें हम वहाँ पर सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड बात करेंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या भी हमने कर दिया है और महत्वपूर्ण पद्यांश भी बता दिया कि कैसे आपको करना है। 2 आपका पद्यांश दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है, हमने बता दिया। संकेत भी लिख दीजिएगा और संदर्भ कैसे लिखना है इसके बारे में भी हमने यहाँ पर बता दिया है। ये देख सकते हैं, संदर्भ ऐसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या ऐसे देना है, और बाकी के जो 3 प्रश्न रहते हैं ये आपके इसी पद्यांश से जुड़े होंगे। इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 10 नंबर अपना बटोर लेना है। 5 नंबर, 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब हमारा देखिए अगला टॉपिक क्या आ जाता है वो भी हम देख लेते हैं, ताकि जो हमारा सारा डाउट है, क्योंकि ये पार्ट 1 का वीडियो है स्टूडेंट, पार्ट 1, जैसा कि पार्ट 1 में हम अब 50 मार्क्स
50 मार्क्स का हम नंबर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में जो हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा उसमें भी 50 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे। टोटल हमारा 100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा हिंदी में। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो आ जाता है, यानी हम क्या है इसमें 5 या 6 टॉपिक आपको बताने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 50 नंबर कन्फर्म कर देता है। यहाँ पर देखिए, अब हमारा आ चुका है जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय आ चुका है और सबसे पॉपुलर जीवन परिचय आ चुका है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हमने इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैं आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। सबसे आसान भाषा में है और सबसे छोटा है। 5 नंबर एग्जामिनर आपको देगा किसमें? जीवन परिचय में, जो कि लेखक के जीवन परिचय में है। तो यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे और 19 मई 1979 ईस्वी को ऋणग्रस्तता, यहाँ पर देखिए रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय है। एक संक्षिप्त परिचय भी होता है, तो वो आप लोग लिखना चाहें तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप जीवन परिचय लिखिएगा। ऐसे ही आप लोगों को जीवन परिचय में लिखना है। बोर्ड एग्जाम में जो इसका शब्द सीमा निर्धारित होता है कितने शब्दों में लिखना है, तो वो आपका 80 शब्द होता है। कितने शब्द होता है? 80 शब्दों में एक जीवन परिचय को वहाँ पर देना होता है। लेकिन आप लोग ऐसे ही जीवन परिचय को लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, प्यारा सा राइटिंग में लिखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी दूबे का छपरा, यहाँ पर देखिए बलिया जिले, जो कि बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? अनमोल द्विवेदी। इनके बोर्ड एग्जाम में आता है। और देखिए संक्षिप्त परिचय में भी आप लिखना चाहें तो उस तरह से लिख सकते हैं, यानी माता पिता का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, इनकी पिता का क्या नाम था, इनकी शिक्षा कहाँ पर, इनकी रचनाएं क्या है, यही सारी चीज़ें आप लिख देंगे तो वो संक्षिप्त परिचय कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जीवन परिचय इसी तरीके से लिखिएगा। तो इस तरह से जीवन परिचय होगा और जो भी आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट जरूर करिएगा, ताकि एग्जामिनर का फोकस्ड सेम इसी प्रकार से इसमें हो पड़े, यानी आपके जीवन परिचय में पढ़े। हाँ, देखिए कि हाँ भैया जीवन परिचय में माता पिता का नाम, या यानी जो किस जहाँ पर जगह, यानी कहाँ पर इनका जन्म हुआ, कौन सा वो क्या है डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा गांव है, और इनकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें देखकर वो आगे बढ़ जाएगा 5 नंबर देकर। उसके बाद में देखिए जीवन परिचय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनका जीवन परिचय एक हो गया। साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा अहम होता है। साहित्यिक परिचय नहीं लिखेंगे तो जीवन परिचय आपका अधूरा माना जाएगा। यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, हेडिंग आप लिखिएगा साहित्यिक परिचय, और ऐसे लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात, यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, यहाँ पर ठाकुर होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। ये हिंदी के साहित्य सेवा को डी लिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। जो मंगला प्रसाद पारितोषिक है इससे क्या है, इन्होंने सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण, डी लिट और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किए गए हैं। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जीवन परिचय ऐसे ही आप लोगों को लिखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय ऐसे ही आपको लिखना है। साहित्यिक परिचय में सबसे ज़्यादा आपको, क्योंकि साहित्यिक परिचय थोड़े बड़े में भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ पर चल जाएगा। अब देख लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। रचनाएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपके जीवन परिचय में 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक परिचय, तीसरा रचनाएं। तो यहाँ पर रचनाएं देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो निम्नलिखित है, यानी इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में क्या आ जाता है, अशोक के फूल, कुटज, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, कल्पलता और ललित निबंध संग्रहित है। ललित निबंध संग्रहित है, निबंध संग्रह में हो गया। उसके बाद में उपन्यास। उपन्यास में देखिए क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, यहाँ पे देखिए पुनर्नवा और रामदास का पूथा, उपन्यास भी होगा। देखिए इनके जो, यानी जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जो रचनाएं होते हैं, रचनाएं कई प्रकार के होते हैं। जैसे रचनाएं में आपका निबंध संग्रह, उपन्यास हो गया, निबंध संग्रह हो गया, उपन्यास हो गया, इतिहास हो गया, आलोचन साहित्य हो गया, अनुदूतित रचनाएं, संपादन हो गया। ये सारी चीज़ें भी आपका रहता है रचनाएं में, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को लिखने की। आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आप देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए जीवन परिचय को हमने किस तरह से लिखा है, राइटिंग में लिखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है साहित्यिक परिचय होता है आपके जीवन परिचय में, क्योंकि भैया अपने लाइफ में इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या किया और क्या, जैसे एक जॉब होता है ना कि जॉब में करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, सेम इसी प्रकार से कि अपनी लाइफ में इन्होंने किस क्षेत्र में कदम रखा, क्या हुआ, इनको किस नाम से जाना जाता था, तो ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय भी आप लोगों को बता दिया है कि ऐसे आपको लिखना है। अब चलिए देखते हैं कवि का जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत यानी कवि का हमने जीवन परिचय लेकर आ चुका हूँ। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये कवि की श्रेणी में आती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी जीवन परिचय है। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आप हेडिंग डालिएगा जिस तरह से आपने लेखक में डाला था, इसमें में जीवन परिचय आप हेडिंग डालिएगा। और इनका जीवन परिचय देखिए, लेखक में आपका 2-3 जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा हरिशंकर परसाई, चौथा आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का, यानी ये 4 जीवन परिचय लेखक में तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर फिक्स है। कवि में सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मैथिली शरण गुप्त, ये 5 जीवन परिचय कवि में तैयार कर लेंगे तो 5 नंबर पक्का है। तो सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय देखिए कैसा है। यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत की जीवन परिचय आप डाल दीजिए इस तरह से जीवन परिचय। प्रकृति के अनन्य प्रेमी, प्रकृति के अनन्य प्रेमी श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म, श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोशानी, अल्मोड़ा जिले की कोशानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित, यहाँ पर देखिए गंगादत्त पंत, धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कोसानी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। इनकी माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था, इस कारण इनका पालन पोषण बुआ ने किया। पंत जी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में, यानी जो पंत जी हैं इनका जो प्रारंभिक शिक्षा वो अल्मोड़ा में हुई। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत यानी सम्मानित किया और सन 1977 ईस्वी में स्वर्गवास इनका हो गया। देखिए जीवन परिचय में आप लोगों को मैं बताता हूँ, हर एक वीडियोज में बताता हूँ, जीवन परिचय आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना साहित्यिक परिचय है। तो जीवन परिचय आप छोटा ही लिख दीजिए, जैसे माता पिता का नाम लिख दिए, जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, पिता का क्या नाम है, माता का नाम क्या है, इनकी शिक्षा कैसे हुई, शिक्षा कहाँ तक इन्होंने कंप्लीट किया। ये सारी चीज़ें जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट होती है और हमने उसी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ कि आपको जो पॉइंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। एग्जामिनर के फोकस्ड में आएगा, 5 नंबर वो देकर आगे बढ़ जाएगा, आगे आपकी कॉपी चेक करेगा।
और इसी में भैया उलझा रहेगा तो आपका वहाँ पर नंबर कटेगा। तो इसलिए क्या है, सरल और एक प्रकार से लिखावट को अच्छे से लिखिए, सरल बनाइए, गैप कर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर मैं देख सकता हूँ राइटिंग से लिखा हूँ, उसके बाद में क्या है गैप जरूर किया है ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और जो हमें फोकस्ड चीज़ जैसे लगा है, इनकी मृत्यु हमने लिख दिया है पद्म भूषण, इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत। उसके बाद में इनका मृत्यु यहाँ पर देखिए, इनकी मृत्यु जन्म हमने 21 मई सन 1900 ईस्वी अल्मोड़ा जिले के कोशानी नामक ग्राम में हुआ था। तो हमें जो हमें क्या पॉइंट लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। जीवन परिचय आपने देख सकते हैं, इनका जन्म कब हुआ था, 21 मई सन 1900 ईस्वी के। इनकी मृत्यु सन 1977 को हुआ था, यानी 77 साल भैया इन्होंने जीवन अपना व्यतीत किया। उसके बाद में देखिए जीवन परिचय में आपने जीवन परिचय लिख दिया, साहित्यिक परिचय नहीं लिखा तो वहाँ पर मजा नहीं आएगा। जिस तरह से दाल में नमक ना होने का साहित्यिक परिचय देखिए, आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया। भाषा, व्याकरण और छंदों के, यानी किसके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भांति पंत जी ने भी कविता के लिए भाषा, व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से क्या इन्होंने इनकार कर दिया। इनकी कविता में क्रमिक, यहाँ पे देखिए क्रमिक विकास दिखाई पड़ता है। खड़ी बोली का जो मधुर कोमल कांत रूप पंत जी की कृतियों में मिलता है। रचनाएं में देखिए पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया आपको रचनाएं, जिस तरह से दाल में नमक ना होने के कारण पूरी दाल फीकी लगती है, सेम उसी प्रकार से जीवन परिचय में आपने साहित्यिक परिचय और रचनाएं नहीं लिखा तो आपका जीवन परिचय अधूरा माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रचनाएं में देखिए जो यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इनका रचनाएं, पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं, यानी कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखिए वाणी ग्रंथ उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, स्वर्ण किरण, उत्तरा, परिकिरणा, ज्योतोष्णा, रानी हार, 5 कहानियाँ, उमर ख़याम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद आदि, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। देखिए अब एक आता है, आप लोगों ने देखा होगा साहित्य का में योगदान, तो वो लिखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी आपका ये होता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। रचनाएं को हमने बता दिया जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ पर रचनाएं को आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी कोई काट नहीं सकेगा। जो मैं तरीका बताता हूँ और जो मुझे, जैसा कि मैं आपको बताया कि जो चीज़ आपको हाईलाइट करने के लायक लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देंगे तो एग्जामिनर का फोकस्ड जाएगा और वो 5 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ों को आप हाईलाइट कर दीजिएगा। जैसा कि हमने इस जीवन परिचय में किया है जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय है, ऐसे ही आप लोग सुमित्रा नंदन पंत या किसी और अन्य कवियों का जीवन परिचय लिखिएगा। कवि और लेखक का भी हमने जीवन परिचय बता दिया है। अब चलिए देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कहानी। स्टूडेंट अब देखिए हमारा दिल बहादुर का चरित्र चित्रण में इस वीडियो में लेकर आया हूँ। दिल बहादुर का चरित्र चित्रण जैसा कि आपका पंचलाइट कहानी, उसके बाद में दिल यानी बहादुर, उसके बाद में कर्मनाशा की हार, ये 3 कहानी आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पूछे जाने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिंदी का। तो दिल बहादुर यानी बहादुर कहानी के जो नायक हैं, बहादुर कहानी का जो उसमें एक प्रकार से मुख्य किरदार है बहादुर, तो उन्हीं का मैं दिल बहादुर, उनका चरित्र चित्रण यानी उनकी विशेषताएं बताने वाली हैं कि वो दिल बहादुर कैसे बना। तो 5 नंबर का ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमारी बातों को सुनकर भी ये दिल बहादुर का चरित्र चित्रण बड़े आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर फिक्स करना है तो कर लीजिए। देखिए एक खंड काव्य हो गया और ये एक आपका चरित्र चित्रण हो गया जो कि कहानी का, ये हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं कि काट दिया जाए। आप पिछले 5 या 7 सालों का उठाकर पेपर भी देख लेंगे तो कहानी और आपका खंड काव्य मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दिल बहादुर का चरित्र चित्रण कैसे करना है। अमरकांत जी की कहानी, अमरकांत जी की कहानी बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। बहादुर एक चरित्र प्रधान कहानी है। एक नेपाली बालक दिल बहादुर
इसका नायक है। बहादुर के चरित्र की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है, यानी जो बहादुर है उसकी विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है असहाय और भोला, यानी जिस तरह से हमें पंचलाइट में गोधन का, उसके बाद में जो हमारा खंड काव्य होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर त्यागपति चलता है तो हमारे राजश्री या हर्षवर्धन जी की, तो उनकी विशेषताएं हमें बतानी है। सेम इसी प्रकार से इसमें दिल बहादुर का और पंचलाइट में गोधन का और कर्मनाशा की हार में भोरे पांडे का, तो हमें वही विशेषताएं इसमें बतानी होती कि इनकी खूबियाँ क्या है भैया बहादुर की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है असहाय और भोला, असहाय और भोला, ये आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है इसमें। बहादुर नेपाल का रहने वाला, बहादुर एक नेपाल का रहने वाला अपनी कर्कशा माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वो अपना घर छोड़ देता है। अपनी कर्कशा माता के व्यवहार से पीड़ित होकर वो क्या करता है, अपना घर छोड़ देता है। दूसरा है प्रेम का भूखा। प्रेम का भूखा में देखिए वो मात्र प्रेम व स्नेह के व्यवहार का भूखा है जो उसे अपने घर नहीं मिला, जो उसे यानी अपनी माता से, अपने परिवार से नहीं मिला। वो प्रेम शुरू से, यह प्रेम शुरू से निर्मला के परिवार से उसे मिलता है। वो प्रेम शुरू में निर्मला, यानी शुरू में क्या करते हैं परिवार, यानी निर्मला का जो परिवार है वो क्या है, शुरू में उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यानी बहादुर को, यानी धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे उसके साथ कठोरता बरतने लगते हैं। तो प्रेम और प्रेम का भूखा, ये दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिएगा इस तरह से। तीसरा है परिश्रमी और ईमानदार। परिश्रमी और ईमानदार कौन है, बहादुर है। बहादुर सुबह उठकर 8 बजे से लेकर रात्रि तक कार्य करता है। मारपीट के उपरांत भी वो दिल लगाकर क्या है, कार्य करता है। झूठा इल्जाम से, यहाँ पर देखिए बहादुर को झूठा इल्जाम में मारा खाता है, यानी झूठे इल्जाम में वो क्या करता है, मार खाता है या मारा जाता है। किसके द्वारा, निर्मला के परिवार के द्वारा। चौथा है हमारा व्यवहार कुशल। क्या है, व्यवहार कुशल। यहाँ पर देखिए बहादुर एक व्यवहार कुशल बालक है। ये सभी के प्रति क्या है, मैं दिखा दूं, उसका व्यवहार बहुत मृदु है। सभी के प्रति उसका व्यवहार क्या है, बहुत मृदु है। अपने इसी गुण के कारण वो घर के सभी सदस्यों पर जादू सा प्रभाव डाल देता है। घर के जो सभी सदस्य हैं वो जादू सा प्रभाव डाल देता है। अब देखिए हमारी पूरी कहानी का निष्कर्ष निकल कर आता है स्टूडेंट। क्या निकल कर आता है, निष्कर्ष यानी पूरे का कंक्लूजन की भैया कहानी, जैसे कि हम शुरुआत में कहानी को बताए थे कि अमरकांत के द्वारा लिखा गया है, और इसमें हम बहादुर कहानी का सारांश बताएंगे कि वो दिल बहादुर कैसे बना बहादुर से, तो उसके बारे में। तो उसी का साथ में जैसे कि एक कहानी का शुरुआत होता है तो उसका अंत भी होता है, सेम इसी प्रकार से निष्कर्ष में भी है, कंक्लूजन में। देखिए इस प्रकार बहादुर एक सच्चा, ईमानदार, सहनशील, स्वाभिमानी, व्यवहार कुशल, भोला और स्नेही बालक है। भोला और क्या है, स्नेही बालक है। पाठक उसे चाहते हुए, यानी जो पाठक यानी जो अमरकांत जी हैं, पाठक उसे चाहते हुए भी भूल नहीं सकता। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया और ये हमारा पूरा एक प्रकार से कहानी हो गया। बहादुर कहानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। और जो दिल बहादुर कहानी को रचना किया है अमरकांत जी ने, अपनी फैमिली को लेकर इस कहानी का एक प्रकार से पूरा मूल्यांकन किया हुआ है। तो दिल बहादुर के यहाँ पर देखिए ये 4-5 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। असहाय और भोला, दूसरा प्रेम का भूखा, तीसरा परिश्रमी और ईमानदार, और चौथा व्यवहार कुशल। आपने हमारी बातों को सुना भी होगा तो आपने इस कहानी को सबसे आराम से और याद कर लिया होगा। कहानी को बस सुनकर भी आप याद कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कहानी को क्या है यहाँ पर वीडियो को देख कर भी सब जो सुन लेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट के थ्रू आपको बहादुर कहानी का सारांश लिख देना है, बहादुर कहानी का आपको चित्रण कर देना जो दिल बहादुर है। तो ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा स्वपठित खंडकाव्य आ जाता है। तो हमने जो त्यागपति खंडकाव्य, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलता है ना अलग अलग, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में त्यागपति चलता है। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट में चलता है हमने उस पर भी वीडियो बना रखा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर त्यागपति चलता है तो हमने उस पर वीडियो बनाया है। जो त्यागपति वाले स्टूडेंट है जाकर वीडियो हमारा देख सकते हैं वो वाला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हमने कितने टॉपिक को बताया है स्टूडेंट, हमने आपका एक बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय लेखक और कवि का, और दिल बहादुर का चरित्र चित्रण, यानी 6 टॉपिक हमने इस वीडियो में बताया है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने तैयार किया होगा 6 टॉपिक को, तो उसमें बताया गया एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पार्ट 1 का वीडियो था, याद रखिएगा। अब इसके बाद में हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा
जितने भी प्रश्न और मॉडल पेपर हम आप लोगों को तैयार करा रहे हैं, तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसी से एक प्रश्न आएगा, बाहरी कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।